कराची में अगर खान की तस्वीरें लग गई तो क्या अब किसी और की तस्वीरें भी लगने वाली है? अगर कराची में खान को जलसे की इजाजत मिल गई तो क्या किसी और को भी इस जलसों की अब इजाजत मिलेगी? अगर जरदारी साहब के कहने पर यहाँ पर तहरीक इंसाफ अगर जलसा कर सकती है तो क्या अब कोई और भी यहाँ जलसा कर सकेगा? और अगर सईद गनी सोहेल आफरीदी को इस्तकबाल करने के लिए जा सकते हैं तो क्या कोई किसी और का भी इस्तकबाल किया जाएगा? कराची की सियासत में इस वक्त क्या हलचल मची हुई है, अहम खबर आज के प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। क्या एस्टैब्लिशमेंट और जरदारी साहब के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो गए? एक सहाफी की क्या अहम रिपोर्ट सामने आई है? आज सोहेल आफरीदी को लेने कितने लोग पहुंचे और जो सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि क्या उतनी ही बड़ी तादाद कराची पहुंची है? वकला और एक बड़े डॉन के दरमियान समझौता किसने करवाया, क्यों करवाया? आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं बहुत बड़ी और अहम खबरें। एक आमद आज कराची शहर में हुई और उसके बाद सोशल मीडिया पर अलहदा बातें शुरू हो गई। सबसे पहले तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये बात बताना शुरू कर दी कि कराची में उनके इस्तकबाल के लिए बेतहाशा लोग मौजूद हैं और समंदर उमड़ पड़ा। फिर दूसरी बात ये कही जाने लगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब जलसे की इजाजत दी तो दूसरी तरफ से सईद गनी ही क्यों गए वहां पर उनके इस्तकबाल के लिए, और इसकी पसे पर्दा कहानी क्या है, ये भी आज का प्रोग्राम में बहुत तफसील के साथ होगा। कराची का मौजू हो, खान की एंट्री हो, तो फिर यकीनी तौर पर एक और एंट्री का सवाल भी जरूर पूछा जाता है। जहां एमक्यूएम लंदन की तरफ से ये सवाल पूछा गया, वहीं पर कई सहाफियों ने भी इस हवाले से सवालात उठाए। किन सहाफियों ने सवालात उठाए और क्यों उठाए, जरा सा तफसीली इन सारी बातों का जायजा लेते हैं। सोहेल आफरीदी की आमद का वक्त 11:30 बजे के लिए तय हुआ। उससे पहले ही सोशल मीडिया पर यह खबर चलना शुरू हो गई कि सोहेल आफरीदी के वहां पर इस्तकबाल के लिए बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। यकीनी तौर पर पीटीआई बहुत बड़ी पाबंदी से आहिस्ता आहिस्ता पीछे उनको खत्म हो रही है, तो उन्हें शायद ये बहुत बड़ा मजमा लग रहा हो, मगर 3.5 करोड़ की आबादी के शहर में अगर 200 लोग वहां पर उनके लिए आए हैं तो ये कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं कहलाती। अगर 200 से ज्यादा 500 अफराद को भी अगर काउंट किया जाए तो सोहेल आफरीदी जो कि इस वक्त दर हकीकत खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी मूवमेंट के लिए आए, तो यकीनी तौर पर कराची के शहर के हवाले से कोई ये बहुत बड़ी खबर नहीं काउंट होती, लेकिन तहरीक इंसाफ की सतह पर ये बहुत ज्यादा काउंट होती है। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और बहुत सारे लोग मौजूद है और इतना बड़ा इस्तकबाल आज तक किसी का भी नहीं हुआ। जिन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का इस्तकबाल देखा हो, जिन्होंने कराची में एमक्यूएम के जलसे देखे हो, जिन्होंने जमात इस्लामी की बड़ी बड़ी रैलियां देखी हो, उनकी नजर में ये चंद सौ अफराद का कुछ भी नहीं था। लेकिन जाहिर तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर थी। जैसे ही सोहेल आफरीदी एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाले थे तो इसका पूरा फायदा उठाया सईद गनी साहब ने। सईद गनी साहब गए और वहां पर जाकर उन्हें टोपी और अजरक पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। असल सवाल ये बनता है कि सईद गनी ही क्यों गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला क्यों किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त नहीं चाहती थी कि वह तहरीक इंसाफ से बराह रास्त तसादुम की कैफियत में जाए, जिस तरीके से वो पंजाब में मरियम नवाज के खिलाफ है। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह हिकमत अमली बनाई कि इन्हें मेहमान बनाकर आने दो, एक आध दिन यहाँ शोर शराबा करेंगे। इसके अलावा वो सिंध हुकूमत को किसी भी तौर पर नुकसान देने की पोजीशन में इस वक्त तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं है। तहरीक इंसाफ के एमपीएस की तादाद कुल 8 है, जो कि असेंबली में बहुत कम ही शोर शराबा करते हैं, जबकि दूसरी तरफ स्ट्रीट पावर इनकी ना होने के बराबर है। तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तहरीक इंसाफ किसी तौर पर भी खतरा नहीं। इस अमल के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट को भी एक पैगाम देना चाह रही थी, और वो पैगाम देना चाह रही थी कि जनाब हम कुछ यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये बहुत सारे सहाफियों ने इस तरह का तज्जिया किया है, जिसमें इमदाद सुमरो से लेकर कई बड़े नामवर सहाफी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कवर करते हुए आ रहे हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि शायद जरदारी साहब ने बहुत सारे मुक़तदरा हलकों को एक पैगाम दिया है। अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहां पर सोहेल आफरीदी के
के इस्तकबाल के लिए किसी ऐसी शख्सियत को भेजना था ताकि वहाँ उनका एहसास हो सके। हुकूमती सतह पर क्योंकि सईद गनी साहब न सिर्फ कराची की नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सदर है, और दूसरा अहम मनसब वो एक सूबाई वजीर भी है। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि सईद गनी को वहां पर भेजा जाए। ये एक अलग बात है कि सईद गनी साहब तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज पर उन पर पहले कड़ी तनकीद कर चुके हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने वहां पर उनके इस्तकबाल के लिए भेजा। अब हुआ क्या कि सईद गनी ने वहां पर इस्तकबाल किया, उसकी फुटेजेस आई और लोगों ने कहा कि जनाब देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी दरिया दिल हो गई है। अब इसी में एक तब्दीली ये रोनुमा हुई कि सोहेल आफरीदी जिनका प्रोग्राम इतवार वाले दिन खत्म हो रहा था और इतवार वाले दिन उन्हें वापस पहुंचना था, अब वो पीर तक रुकेंगे और पीर को वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब के साथ वो खाना भी खाएंगे। तो अब जो ताल्लुकात की नोयत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा, वजीर आला और सोहेल आफरीदी के दरमियान मामला किसी और सतह पर जा रहे हैं। इसे बहुत सारे लोग इस बात को भी देख रहे हैं कि क्या मौजूदा इत्तेहाद के दरमियान कोई दरार पड़ने वाली है या फिर आगे चलकर इसका कोई और एडवांटेज हासिल किया जाएगा। दूसरी अहम बात क्या हुई कि जब सोहेल आफरीदी का काफिला वहां से बाहर निकलता है तो अब ये लड़ाई शुरू हो जाती है कि जनाब सोहेल आफरीदी जाएं तो जाएं कहां। यानी कि एक तरफ हलीम आदिल शेख उन्हें अपने घर ले जाने के लिए बेकरार नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ सईद आफरीदी उन्हें अपने दरबार में लेकर जाना चाहते हैं, और तीसरी तरफ और कई लोग उन्हें आलमगीर साहब चाहते हैं कि वो उनके घर पर आए, उनके घर पर तस्वीरें खिंचवाई जाए। ये सारा मामला इसी तरह चलता रहता है। तो शारा फैसल पर जब इनका काफिला आता है तो इनके काफिले की तादाद में किसी तौर पर भी 300 से 400 लोग नहीं होते, मगर तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ये बताता है कि जनाब आजादी मिल गई, देखो कितना मजमा जमा हो गया। जब फिर ये बात कह रहा हूं, अगर कराची की सतह पर ये इस्तकबाल देखा जाए तो ये बिल्कुल भी ना होने के बराबर है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के लिहाज से देखा जाए तो शायद उन्हें ये बहुत बड़ा नजर आए, मगर इतने लोग ज़ाहिर है ज़्यादा नहीं होते। उसके बाद वो इंसाफ हाउस जाते हैं और इंसाफ हाउस जाने के बाद वो जिना ग्राउंड यानी बाग जिना जिसे कहा जाता है, जिना ग्राउंड दो सबूत कहते हैं, एक जिना ग्राउंड एमक्यूएम वाला है और एक है बाग जिना जिसे आमतौर पर जिना ग्राउंड भी कहा जाता है, जो मज़ार कायद के सामने। जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर भी कारकुनान की कुल तादाद 400 से ज्यादा नहीं थी। अगर टोटल काउंटेबल भी करें तो 400 से ज्यादा नहीं थी, लेकिन अगर आप तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया देखें तो फिर वहीं पर बात कही जाती है कि पूरा बागे जिना जो है वो अभी से भर चुका है और हजारों लोग आ चुके हैं। मेरे भाई बागे जिना भरना आसान काम नहीं है, और ये जितना मजमा आपने जितनी तादाद दिखाई है ये कोई भी तादाद नहीं होती कि जितनी तादाद कराची में जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम कर सकती है। और एमक्यूएम के जलसों का या एमक्यूएम के इस्तकबाल का तो मुकाबला बहरहाल अभी हो ही नहीं सकता। मगर उसके बाद वो पहुंच जाते हैं प्रेस क्लब। अब प्रेस क्लब में सहाफियों के सवालात के जवाब उनके शुरू होते हैं और फिर अब हमारे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग का वक्त शुरू होता है। मगर उससे पहले ही कुछ सहाफियों के बड़े अहम सवालात शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल फैसल हुसैन साहब का होता है। फैसल हुसैन साहब मारूफ सहाफी है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और वो अपनी जो ट्वीट करते हैं उसमें वो क्या कहते हैं, जरा सा ये बड़ा अहम नुक्ता है कि वो अपनी ट्वीट में क्या कह रहे हैं, जरा सा इसे देखते हैं। फैसल हुसैन साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को कराची में सियासी सरगर्मियों की इजाजत मिल गई। बहुत अच्छी बात है। तहरीक इंसाफ पर रियासत पर हमले के इल्जामात हैं, रियासत भी तहरीक इंसाफ से नाराज थी। लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं नाराज थी। क्या अब वो नाराजगी खत्म हो चुकी है? मगर क्या ये इजाजत सिर्फ तहरीक इंसाफ तक महदूद रहेगी या फिर इन जमातों को भी इजाजत मिलेगी जिनसे रियासत को शिकायत है? यानी कि दर हकीकत वो फैसल हुसैन साहब इस बात का इशारा कर रहे हैं कि एमक्यूएम लंदन हो या फिर दीगर सियासी जमातें हो, उनकी तरफ क्या होगा? मुनासिब होगा कि अगर तहरीक इंसाफ को इजाजत दे दी है तो फिर सबको दें। वैसे वो कौन सी जमात है जो तहरीक इंसाफ का कराची में मुकाबला कर सकती है? अच्छा, पीपल्स पार्टी में इतना दम नहीं, मुस्लिम लीग बस गिनती में नहीं है, एमक्यूएम पाकिस्तान को दुनिया भर के विटामिन के इंजेक्शन लगा दिए मगर इसके टांगों में हरकत पैदा नहीं हो रही है। तो अब उन्होंने सवाल पूछा है कि वो कौन सी पार्टी है कि जिस पर यहाँ पर पाबंदी लगी हुई है और कौन सी ऐसी पार्टी है जो कराची में तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सकती है। आपको मालूम है फैसल हुसैन किस तरफ का इशारा कर रहे हैं? चलिए ये बात हम आज तबसरा करने से बेहतर है हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं और आप जरा सा कमेंट्स कीजिएगा, जरा सी अपनी राय दीजिएगा कि फैसल हुसैन साहब किस जमात के बारे में इशारा कर रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ को इजाज़त दे दी गई है तो दीगर जमातों को भी इजाज़त दी जाए। कौन सी जमात है? दूसरा सवाल ये कि कौन सी ऐसी जमात है कि जो कराची में इस वक्त तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सकती है? उनके बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उतनी जान नहीं, मुस्लिम लीग नून है नहीं और एमक्यूएम पाकिस्तान को विटामिन के बहुत सारे इंजेक्शन लग चुके हैं। तो अब सवाल मैं छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर, जवाब आपको देना है और आपको बताना है कि वो कौन सी जमात हो सकती है, और फिर उसी तबसरों की बुनियाद पर आपकी उसी राय की बुनियाद पर इस कड़ी को हम कल
दोबारा आगे बढ़ाएंगे और वहीं से जोड़ेंगे। मगर कुछ अहम बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और समझने की है। मैं बार बार मैंने पिछले प्रोग्राम के अंदर भी कहा, मैंने उससे पहले के प्रोग्राम में भी कहा कि तहरीक इंसाफ पर इस वक्त पाकिस्तान के मुक़्तदरा हलकों की नज़र अच्छी नज़र नहीं आती। और ख़ास तौर पर जो अभी DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हालिया दिनों के अंदर हुई है, उसमें भी सोहेल आफरीदी के हुकूमती किरदार पर कई सवालिया निशान छोड़े गए। मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत उनका न सिर्फ इस्तकबाल करती है बल्कि उनको जलसे की भी इजाज़त देती है। यहाँ तक कि शारा फैसल पर जो बैनर्स आवेजा होते हैं वो बिल्कुल उन जगहों पर होते हैं जो कि कंटोनमेंट एरियाज हैं। शारा फैसल पर तहरीक इंसाफ के इमरान खान के बैनर्स बाकायदा कुछ जगहों पर तो ऐसे देखे गए कि जहां पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब की तस्वीरें, उसके नीचे तस्वीरें आवेजा की गई। आखिर क्या तहरीक इंसाफ को इस पूरे मूवमेंट के बाद इजाज़त दे दी गई है? और कम अज़ कम अगर नहीं दी गई तो कराची और सिंध के लेवल पर उन्हें ये इजाज़त दे दी गई है कि वो अपनी सियासी सरगर्मियों को बाकायदा आम तौर पर कर सकते हैं, जिनके ऊपर एक पाबंदी आई थी या जिनके ऊपर सख्त पाबंदी आई थी। दूसरा अहम मामला यह है कि आपने देखा होगा कि अल्ताफ हुसैन साहब तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बात करते रहे। अब तहरीक इंसाफ का एक बड़ा नाम यानी कि सोहेल आफरीदी साहब यहाँ पर खुद मौजूद है, तो क्या वो अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से भी कुछ जवाब देंगे या उनके हवाले से भी कोई गुफ्तगू करेंगे या नहीं करेंगे? एक और बड़ा अहम नुकता ये कि जो 400-500 लोग जो कुछ भी तादाद थी, मतलब उससे ज़्यादा नहीं थी, तो मैं मैक्सिमम बढ़ाकर बता रहा हूँ 400 लोग, जो है उनमें से कराची की नुमाइंदगी कितनी मौजूद थी? ज़्यादातर ये बात देखी गई कि यहाँ पर आने वाले ज़्यादातर उनके साथ जो लोग मौजूद थे वो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद थे जो कराची में आबाद है, यानी कि दर हकीकत यहाँ पर पश्तून कम्युनिटी उनके साथ बहुत ज़्यादा मौजूद थी। तो लेकिन अभी तक सोहेल आफरीदी का जो पूरा स्केड्यूल देखा गया है उसमें कहीं पर भी जो उर्दू बोलने वाली आबादियाँ हैं वहाँ पर उनके विजिट्स या वहाँ पर उनके दौरे इस तरह से मौजूद नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या 11 तारीख का जो जलसा आम बाग जिना के अंदर तहरीक इंसाफ कर रही है उसके अंदर क्या सिर्फ एक ही कम्युनिटी का प्रोग्राम होगा या फिर पूरा कराची वहाँ पर शामिल होगा, या पूरे कराची की वहाँ पर शमूलियत होगी, या पूरा कराची वहाँ पर कुछ ना कुछ अपनी पार्टिसिपेशन ज़रूर शो करेगा? तीसरा बड़ा सवाल ये है, एक बड़ा अहम सवाल ये है कि अब तक क्योंकि मीडिया सोहेल आफरीदी की तकारीर को उस तरीके से नहीं दिखा रहा था, लेकिन आज सोहेल आफरीदी की मूवमेंट को बाकायदा पाकिस्तान के मीडिया ने दिखाया है, तो अब क्या सोहेल आफरीदी का कराची में होने वाले जलसे को तमाम मीडिया कच करेगा या नहीं करेगा? आमतौर पर यह देखा गया है कि क्योंकि कुछ खास इंस्ट्रक्शंस की वजह से मीडिया सोहेल आफरीदी को या तहरीक इंसाफ को अब उस तरीके से कवर नहीं करता है। अगर पाकिस्तान भर के मीडिया को ये इजाज़त मिल रही है कि वो तहरीक इंसाफ के जलसों को दिखा सकता है और उसमें जो लैंग्वेज ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मुख्तरा हलकों के लिए इस्तेमाल की जाती है, अगर वही लैंग्वेज वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है तो क्या पाकिस्तान का मीडिया उसे बराह रास्त दिखाएगा? और क्या ख़ास इंस्ट्रक्शन इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया के लिए मौजूद है कि उन्हें दिखाना है या नहीं दिखाना है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीज़ों की वजाहत मिल जाएगी कि आइंदा दिनों के अंदर क्या होगा, वन मैन शो ही होगा या तमाम लोगों को साथ वहाँ पर चलाया जाएगा और दिखाया जाएगा। एक और खबर, बड़ी अहम खबर, कुछ वकला ये कह रहे थे कि जिनका ईमान बहुत ज्यादा जागा हुआ था और वो कहते थे कुछ भी हो जाए हम तौहीन मजहब का मुकदमा वापस नहीं लेंगे, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में होने वाली गुस्ताखी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम हर हद तक जाएंगे। ये वो वकला थे। और उसके बाद होता क्या है? होता यह है कि ये मुकदमा बेसिकली तौहीन मजहब का रजब बट के ऊपर डाला जाता है और उसके बाद रजब बट का सिंध के अंदर कराची बार के अंदर वकला के साथ झगड़ा होता है और वो झगड़ा सबके सामने आता है। अब हुआ यह है कि इन वकला और इनके दरमियान हो गया इत्तेहाद और इन्होंने कर दिया कि हमने अल्लाह के नाम पर आपको माफ कर दिया। कल तक जो लोग ये बात कर रहे थे कि जनाब हम ये तौहीन मजहब का मुकदमा इनके ऊपर ज़रूर चलाएंगे, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, इसने इस्लामी शआर की खिलाफ वर्जी की है, एकदम से उनका भी ईमान जाग पड़ा और उनका ईमान जाग कर कहते हैं जनाब हमने इनको माफ़ कर दिया, हमने अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। तो भाई पहले आपने मुकदमा क्यों किया था? मुकदमा करने के बाद उनके खिलाफ वीडियोस क्यों बनाई थी? वीडियोस बनाने के बाद उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा क्यों चलाया था? और मुकदमा चलाने के बाद ये मार कुटाई का वक्त क्यों आया था? और मार कुटाई करने के बाद ये नौबत यहाँ तक क्यों आई थी? तो अगर आपको अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ही किसी को माफ़ करना था तो पहले कर देते, अब क्यों किया है? यहाँ पर हमारे यहाँ पर मज़हब का और गद्दारी का, उब्बुल वतनी के
सर्टिफिकेट्स बहुत सारे मफाद परस्त अपने अपने फ़ायदे के तौर पर देते हैं। जहाँ उनके मफादात पूरे हो जाते हैं, ना उनको वो तौहीन मज़हब याद रहता है और ना ही उनको ये याद रहता है कि ये गद्दार है या मुहिब्ब वतन है। तो ये एक बड़ा मसला है हमारे यहाँ पर कि जब किसी के मफादात साथ मिले होते हैं, तो उनको सब चीज़ें याद आ जाती हैं और जब मफादात ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर रजब भट्ट जैसे लोग आज़ाद हो जाते हैं, जिनके ऊपर तौहीन मज़हब का कानून लगा होता है। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। याद दीजिएगा।